गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपके लास्ट सेशन में यूनिट 1 का वेक्टर कैलकुलस का लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं वो सीखा था। राइट, लाइन इंटीग्रल के एग्जांपल भी कुछ किए थे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी कर्व पे लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तीन चीज़ें हमें दी होगी, तीन चीज़ें दी होगी क्वेश्चन में, पॉइंट्स दे रखे होंगे, कर्व का एक इक्वेशन दे रखा होगा और एक फील्ड का या फिर कोई दूसरा वेक्टर दे रखा होगा। राइट, वर्क पे जब वर्क डन के एग्जांपल करेंगे तो उसमें वेक्टर फील्ड एफ दे रखी होगी, वरना कोई वेक्टर एफ दे रखा होगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल भी किए थे कि किस तरह से करते हैं, उसकी मेथड भी हमने की थी। ठीक है, तो इंटीग्रल फाइंड करने की एक और मेथड है, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूजफुल होंगे वो समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं डेल या डेल वेक्टर, जो भी आप बोलना चाहें। इसका मतलब होता है, इसका इक्वल टू क्या होता है, डेल डेल बाय डेल एक्स, डेल डेल बाय डेल वाई एंड डेल डेल बाय डेल जेड। इसको भी डेल बोलते हैं, ये जो है उसको भी डेल बोलते हैं। इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब डी हो तो सिर्फ डेरिवेटिव बोलते हैं, लेकिन जब डेल हो तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव यानी क्या, अगर किसी का भी डेरिवेशन, अगर यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेशन करना है, मुझे एक्स वाई का डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, तो मैं क्या लूंगा, वाई को कांस्टेंट मान के चलूंगा, वाई को कांस्टेंट मान के चलूंगा और सिर्फ एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा कोई भी अगर वेरिएबल हो तो उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, बाकी सारी चीजों का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। ये होगा डेल, डेल होता है ये आई आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हमारा क्या है, डायरेक्शन दिखाने वाला यूनिट वेक्टर का, आई जे और के डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर्स जो हम लेते हैं ना वो। देन डेल एफ विल बी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड। यानी कि अगर कोई एफ वेक्टर है या एफ स्केलर वेक्टर है, कुछ स्केलर है जिसको अगर डॉट प्रोडक्ट करो हमारे डेल के साथ, एफ को डॉट प्रोडक्ट करो हमारे डेल के साथ, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। एफ एक्स यानी कि जो हम स्केलर एफ ले रहे हैं या वेक्टर एफ ले रहे हैं उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स सॉरी, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, एफ जेड होगा। ठीक है, तो ये डेल एफ होता है ऐसा। चलिए, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इफ एफ इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, if there exists a function f such that f is equal to del f, the function f is called potential function। कोई भी f हमें दे रखा है वेक्टर फील्ड, वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा अगर कोई फंक्शन f या वेक्टर f या स्केलर फंक्शन f, कुछ भी आपको वेक्टर फंक्शन f या स्केलर फंक्शन f, कुछ f ऐसा आपको मिले सच दैट डेल f इज इक्वल टू हमारा जो f वेक्टर फील्ड दे रखा है वो होना चाहिए, वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डेल f हो, ऐसा कोई f मिले तो वो हमारी हो जाती है कंजर्वेटिव फील्ड। तो f हमारी बन जाती है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ये जो f हमें मिलता है, जो f हम लेते हैं सच दैट डेल डॉट f इज इक्वल टू f हमारा कैपिटल वेक्टर फील्ड हो, तो इस f को, इस कैपिटल वेक्टर फील्ड f का या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड f का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इस f को पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। डेल डॉट f में जो f होता है उसको पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। किसका, जो भी वेक्टर फील्ड f ले रहे हैं उसका पोटेंशियल वेक्टर फील्ड होगा ये f। इसको पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन किसी भी वेक्टर फील्ड का कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उसके ऊपर से समझ में आ जाएगा। देखिए
मान लीजिए ये f जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मान लीजिए f जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है और उसका हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई जेड, ये हमें फील्ड दे रखी है 2x प्लस वाई जेड, यानी जो हमारा i डायरेक्शन वाला होता है ना, i z एंड i, ये पूरा होगा i, ये होगा z, इसको बोलेंगे कि ये जो हम तो कार्टेशियन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अगर f हमें वेक्टर फील्ड दे रखा है 2x प्लस वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई एक्स, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है मतलब डेल एफ इज इक्वल टू एफ, डेल एफ इज इक्वल टू एफ बार, या एफ जो वेक्टर फील्ड लेते हैं वो। तो डेल एफ की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको समझाई थी, क्या होगी, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड होगी। और एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 2x प्लस वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई एक्स, जो हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 2x प्लस वाई जेड होगा, एफ वाई क्या होगा, एक्स जेड होगा, एफ जेड क्या होगा, वाई एक्स होगा। पोटेंशियल फंक्शन यानी एफ लाना है, पोटेंशियल फंक्शन यानी हमें लाना है एफ। तो कैसे लाएंगे, जो एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स है यानी क्या हुआ, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है 2x प्लस वाई जेड, एफ एक्स यानी 2x प्लस वाई जेड हमारे आती है, राइट। तो इसको अगर इंटीग्रेशन कर दूं, इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सिर्फ f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई भी एफ एक्स है उसका अगर क्या मैं बोलूँ d ऑफ d बाई एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो वो क्या देता है, वो क्या देगा आपको, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा सिर्फ f, इसके इक्वल टू होगा सिर्फ f। तो एफ एक्स है यानी डी बाई डी एक्स, डेल बाई डेल एक्स ही हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो सीधा हमें एफ जो हमें फंक्शन फाइंड करना है, पोटेंशियल फंक्शन, वो मिलता है। इसलिए इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ ऑफ, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x प्लस वाई जेड डेल एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूँ, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो 2x का क्या हो जाएगा, x के पावर में क्या आ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, तो x की एक पावर है तो उसका होगा x स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू जो आएगा उससे 2 टू कैंसिल, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। वाई जेड है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, मतलब ये सारे कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो एक्स एक नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स एक आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा। जो चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंटीग्रेशन इजी होगा, इंटीग्रेशन करना मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे। जो चीज़ आपको खास ध्यान देनी है वो क्या है, ये जब हमारे पास लिमिट ना दे रखी हो तब हम इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी या कोई कांस्टेंट लिखते हैं ना, प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी हम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन y और z का होगा तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, सीधा कांस्टेंट हो तो चलेगा, लेकिन y और z का फंक्शन होगा तो भी हमारा यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, y और z के कोई फंक्शन होगा उसको भी हम कांस्टेंट मान के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लस में एक कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, y और z दोनों में से किसी एक का फंक्शन हो सकता है या दोनों का साथ में फंक्शन हो सकता है। तो f की वैल्यू हमें क्या मिली, ये मिल गई हमें f की वैल्यू, पोटेंशियल फंक्शन f की वैल्यू मिली हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस सी ऑफ वाई जेड। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है, तो पहले दो टर्म तो आ गए, लेकिन ये c कांस्टेंट है उसका भी कुछ लाना पड़ेगा ना। c हमारा वाई जेड का फंक्शन है तो उसका भी वाई जेड के फंक्शन भी हमें लिखने फाइंड करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल फंक्शन एफ जो आया वो लिख दिया हमने यहाँ पे। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँ, एफ जो हमें मिला उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँ, तो अब क्या मिलेगा, एफ वाई मिलेगा। एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, वाई है ही नहीं मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे एक वाई है तो डेरिवेटिव करूंगा तो निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स जेड। क्यों, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं मतलब वाई के अलावा सारे कांस्टेंट मान के चलेंगे। और ये सी वाई जेड है, कांस्टेंट फंक्शन है वाई और जेड का, वाई और जेड का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सी वाई, जैसे एफ का करते थे एफ वैसे सी का हो जाएगा सी वाई। चलिए, यानी एफ वाई की वैल्यू मिली हमें एक्स जेड प्लस सी वाई, एक्स जेड प्लस सी वाई। यहाँ पे हम जब लेके चले थे स्टार्ट में, जब हम स्टार्ट में लेके चले थे तब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू हमें क्या मिली थी जब इक्वेशन स्टार्ट किया था, तब एफ वाई की वैल्यू मिली थी एक्स जेड। अभी एफ वाई की वैल्यू मिल रही है एक्स जेड प्लस समथिंग सी वाई जेड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 ऐड कर सकता हूँ ना, प्लस 0। अभी दोनों चीज को, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 और एफ वाई की वैल्यू जो इनिशियल हम लेके चले थे उनको कंपेयर कीजिए, तो एक्स जेड तो सेम रहेगा, बचेगा क्या, सी वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वाई ऑफ वाई जेड इक्वल आ जाएगा 0। मतलब कि ये कोई फंक्शन था, कोई सी ऑफ वाई जेड का कोई फंक्शन था, उसका अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो आंसर आ रहा है 0। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन कांस्टेंट है, तभी उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में लेके चले थे ना, लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, y और z दोनों का था। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर वो फंक्शन होगा z का, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y लेके चलेंगे, अगर z का फंक्शन होगा तो भी इसको हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। क्यों, पार्शियल डेरिवेटिव में विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो उसके अलावा कोई भी वेरिएबल होगा उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये z भी होगा हमारा कांस्टेंट होगा, सी ऑफ y के लिए z का फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, इसलिए 0 इक्वल टू क्या आ सकता है, एच ऑफ जेड, यानी कोई भी z का फंक्शन भी आ सकता है। तो सी ऑफ वाई जेड की जगह पे मैंने लिख दिया एच ऑफ जेड, सी ऑफ वाई जेड की जगह पे मैंने लिख दिया एच ऑफ जेड। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पोटेंशियल फंक्शन किसी भी चीज का फाइंड करने को बोले तो इंटीग्रेशन आपका इजी होगा। जो चीज आपको समझ में एक्स्ट्रा आपको ध्यान देनी है वो ये है, वो सारी चीजें, ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट हम लिखते हैं ना उसके ऊपर की प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, एच जेड आ गया। चलिए इसका अब वापस क्या करेंगे, एफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ जेड मिलेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 0, एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाई बचेगा, एक्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट में इसलिए, और एच जेड का हो जाएगा एच डैश जेड, या नीचे में एच जेड लिखूंगा तो भी चलेगा लेकिन अलग अलग है इसलिए मैंने एच जेड लिखा है, एच डैश जेड लिखा है। ठीक है, तो एच डैश जेड। चलिए वापस क्या, एफ जेड जो हमारा ओरिजिनल लेके चल रहे थे उससे कंपेयर करेंगे। एफ जेड हमारा इनिशियली क्या था, वाई एक्स था, और यहाँ पे एफ जेड क्या आया, एक्स वाई, ये वाई एक्स वाई सेम ही चीज हुई, प्लस एच डैश जेड, यानी एच डैश जेड की वैल्यू हो गई 0। एच डैश जेड की वैल्यू मतलब 0 हो गई, मतलब एच ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, कोई कांस्टेंट फंक्शन होगी, कोई कांस्टेंट के एस या कोई भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा तभी। अभी हम पहले से लेके चले, पहले हमने क्या फाइंड किया था कि सी कांस्टेंट जो है वो सिर्फ वाई या जेड का फंक्शन हो सकता है, एक्स का नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वाई और जेड का फंक्शन था वो 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची, या फिर वो होगी y का तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, सिर्फ एच जेड का फंक्शन बचा। अभी एच जेड का भी नहीं है तो वो सीधा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। एच जेड का भी नहीं है तो कांस्टेंट ही फंक्शन होगा, कोई दूसरा फंक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई का नहीं है और जेड का भी नहीं है, तो वो सीधा कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो हमारा पोटेंशियल फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई जेड प्लस सी। तो इस तरह से आप किसी भी दी गई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी है एक्स वाई प्लस 4z स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8xz। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फंक्शन। वैसे जैसे आगे किया था, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा? एफ एक्स आएगा हमारा 6xy प्लस 4z स्क्वायर, एफ वाई आएगा 3xy प्लस 3y स्क्वायर, एफ जेड आएगा 8xz। जैसे की थी सेम प्रोसेस, सेम स्टेप से चलेंगे। एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा है वो लिख दिया। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें से एफ डी एक्स, तो हमें मिलेगा एफ। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो क्या है यहाँ पे x की एक पावर है तो 2 पावर हो जाएगी और दो आएगा डिनोमिनेटर में, x की 2 पावर हो जाएगी और 2 आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक x आ जाएगा, यहाँ पे x नहीं है तो x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो कांस्टेंट होगा वो किसका फंक्शन होगा? y और z का फंक्शन होगा, तभी कांस्टेंट बोल सकते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी वो बचेगा वो y और z का फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए अभी तक तो सेम ही। यहाँ पे 2 3 जा कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ 3 आ जाएगा तो 3x स्क्वायर 4xz स्क्वायर प्लस h ऑफ y z, ये हमें मिलेगा f। हमारा पोटेंशियल फंक्शन जो मिलता है वो है f, हमें ऐसा मिला। अभी क्या फाइंड करनी पड़ेगी? h ऑफ y z जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे हम एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी एफ वाई मिलेगा। यहाँ पे y निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे y है नहीं मतलब ये हो जाएगा 0 इसका डेरिवेटिव, और ये y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एच वाई वाई जेड आ जाएगा, क्योंकि ये y और z दोनों में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है या दोनों का फंक्शन हो सकता है। चलिए वापस क्या करेंगे? एफ वाई जो हम इनिशियली लेके चले थे, ये वाला लेके चले थे, उसके साथ कंपेयर करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 3x स्क्वायर फॉर एंड एच वाई वाई जेड, यानी कि कंपेयर करेंगे तो एच वाई वाई जेड की वैल्यू आ गई 3y स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एच वाई है ना, एच वाई है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? h मिलेगा सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एच वाई का सिर्फ h हो जाएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स हम सीधा f लिखते थे। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3y स्क्वायर है तो क्या एक पावर बढ़ेगी y की, तो 3 पावर हो जाएगी, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 कैंसिल, तो h की वैल्यू हमें मिली y क्यूब प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। अभी y का फंक्शन ले लिया तो कांस्टेंट बचेगा सिर्फ किसका? z का ना, x का कांस्टेंट हो नहीं सकता, हमने आगे देख लिया x तो नहीं है, तभी तो y z का बचा था। h फंक्शन किसका था? y z का ही था। अभी y z का इंटीग्रेशन कर दिया तो जो बचेगा y की वैल्यू आ गई, जो बचा हुआ कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? z का फंक्शन होगा, तभी z कांस्टेंट होगा, तो z z हमारा कांस्टेंट ले लिया। चलिए तो वापस f में हमारा जो वैल्यू आई वो लिख दी, f में जो हमारी वैल्यू आई h ऑफ x वाई जेड की, h ऑफ वाई जेड की जो वैल्यू आई वो लिख दी y क्यूब प्लस जी जेड। अभी भी ये जी जेड का फंक्शन बचा है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल है, f जो मिला उसके z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए पार्शियल, तो आ जाएगा ये वाला 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पावर आगे आएगी, z स्क्वायर है मतलब 2 पावर आगे आएगी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 हो जाएगा x, और z की एक पावर कम यानी सिर्फ z, y का हो जाएगा 0, जी जेड का हो जाएगा जी डैश जेड। एफ जेड से कंपेयर करेंगे जो हमारे इनिशियल लेके चले थे एफ जेड, तो क्या है? इनिशियल हमारा 8xz था, यहाँ पे 8xz आ गया प्लस z डैश जी आ गया, तो जी डैश जेड की वैल्यू हो गई 0 कंपेयर करेंगे तो। अभी z की फंक्शन के डेरिवेटिव है आ गया 0, मतलब क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट होगा तभी 0 होगा क्योंकि x का नहीं है। बारी बारी से हम कैंसिल आउट करते आ रहे हैं। अगर आप स्टेप देखेंगे तो पहले हमें पता नहीं था, तो पहले हमें क्या फंक्शन मिला था? कांस्टेंट फंक्शन किसका मिला था? y और z का मिला था। उसके बाद में सिर्फ
z का मिला, अभी z का भी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वो z का भी नहीं है, सीधा कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल फंक्शन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड f दी गई है उसके ऊपर से, ठीक है। चलिए, द फंडामेंटल थियरम फॉर लाइन इंटीग्रल, सपोज दैट c इज अ स्मूथ कर्व गिवन बाय rt where t is between a and b. Also suppose that f is a function whose gradient vector delta f is continuous on c, then integration integration del f dot dr is equal to f of rb माइनस एफ ऑफ आर ए। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये थियरम ये कहना चाहता है, अगर कि इंटीग्रेशन हमें दिया है डेल एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन दे रखा है, जो हम फील्ड लेते थे ना, उसमें फील्ड की जगह पे डेल एफ दे रखा है और डॉट डी आर दे रखा है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ आर बी माइनस एफ ऑफ आर है। मतलब कि अगर कोई ये कर्व ले रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, यहाँ पे है b, यहाँ पे है a इस पॉइंट पे, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन, अगर कोई फंक्शन डेल एफ दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो फंक्शन f हमारा मिलता है ना, जो फंक्शन f हमें मिलता है उसमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे b के जो एंड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे x y z जो भी हो आपके कोऑर्डिनेट, उस फंक्शन में इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दीजिए, माइनस में दूसरा फंक्शन, वही फंक्शन में a के जो कोऑर्डिनेट होंगे, a b c जो भी आप लेना चाहें, a के जो कोऑर्डिनेट होंगे उससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो आंसर मिलेगा वो इंटीग्रेशन होगा, वो इंटीग्रेशन हमें सीधा मिल जाएगा। हमारे जो इंटीग्रेशन करने की प्रोसेस थी ना, कि वेक्टर के साथ हमारा डी आर डी जेड वगैरह करना, डॉट प्रोडक्ट जो हम करते थे वगैरह, सबको एक ही टर्म में लाना, फिर इंटीग्रेशन करना, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अगर डेल एफ डॉट डी आर का फाइंड करने को बोले इंटीग्रेशन, डेल एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोले, तो सीधा आप क्या करेंगे, जो एफ हमें अगर दिया गया है तो बढ़िया बात है, एफ अगर दिया गया है तो उस एफ में हमारे जो दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, एंड पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट्स आप जो बोल सकते हैं, ए और बी, तो उसमें से एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फंक्शन एफ में रख के उसकी वैल्यू एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसमें बी के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पे, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे एफ वाई जेड की जगह पे। जैसे कि अगर ये फंक्शन एफ दे रखा है मुझे, ये फंक्शन एफ दे रखा है मुझे, और यहाँ पे बोला है कि डेल एफ, ये फंक्शन एफ दे रखा है और यहाँ पे बोला डेल एफ डी आर का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डी आर का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सीधा आंसर आपको इंटीग्रेशन हमारी पुरानी मेथड से करने के बजाय क्या करना होगा, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स वाई इस पूरे के पूरे फंक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी होगी। तो एक्स वाई जेड की दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो उसमें से एंड पॉइंट जो होगा उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की जगह पे लिख दीजिए, माइनस जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी होगी वो इसमें पुट कर दीजिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीग्रेशन होगा, वो हमारे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। हमें पूरी प्रोसेस इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी प्रोसेस इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आएगा, वो सीधा हमारा आंसर होगा। तो ये होता है फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इजी है, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अभी कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन याद कीजिए, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन याद कीजिए। कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन मैंने क्या दिखाई थी,
कोई फील्ड कंजर्वेटिव है अगर वो फील्ड इज इक्वल टू सम डेल्टा डॉट एफ, वो फील्ड इज इक्वल टू सम डेल्टा डॉट एफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड दे रखी है, अगर कोई आपको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एफ दे रखी है, अगर आपको बोले कि एफ इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तो अभी जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई उसका पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करने की, उसका पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करने की जो प्रोसेस बताई, उस प्रोसेस की मदद से आप उस पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने आपको बोला है कि एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एफ और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है dr के साथ, ये इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करने को बोले, फाइंड करने को बोले, जो भी आपको बोला जाए क्वेश्चन में, राइट। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम पहले पुरानी मेथड से करते थे, सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के सबको क्या करते थे, इंटीग्रेशन लाते थे, एक ही dx में ला सकते थे, dy में ला सकते थे, dz में ला सकते थे, राइट। लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ इक्वल टू आएगा फॉर सम एफ, एफ इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन के हिसाब से डेल डॉट एफ इज इक्वल टू मिलेगा फिर किसी कोई ऐसे पोटेंशियल फंक्शन एफ के लिए, फिर किसी पोटेंशियल फंक्शन एफ के लिए। तो ऐसा कोई पोटेंशियल फंक्शन में अगर एफ फाइंड कर लूँ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, हमारी मेथड से दी गई फील्ड के लिए उसका पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लूँ, तो उस पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने के बाद f की जगह पे मैं ये वाला लिख सकता हूँ, f की जगह पे मैं डेल डॉट एफ लिख सकता हूँ, डॉट dr तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये वापस कौन सा, अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल की मदद से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल फंक्शन f मिलेगा उसमें सीधा पॉइंट्स की वैल्यू रख के एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें इस कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमारा लाइन इंटीग्रल सीधा मिल जाएगा, हमें इंटीग्रेशन या वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सीधा हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक और तरीका है लाइन इंटीग्रल फाइंड करने का फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। कंजर्वेटिव फील्ड होगी तभी उसके इक्वल टू आप ये वाला डेल एफ लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होगी तभी उसके इक्वल टू सिर्फ डेल एफ लिख सकते हैं ना। अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगी नहीं तो इक्वल टू डेल एफ नहीं लिख पाएंगे, डेल एफ नहीं लिख पाएंगे तो पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने का कोई मतलब नहीं बनता। पोटेंशियल फंक्शन एफ अगर फाइंड कर पाए कंजर्वेटिव फील्ड के लिए तो ये मेथड क्या हो गई, एक कंजर्वेटिव फील्ड अगर दे रखे तो क्या करेंगे, पहले उसका पोटेंशियल फंक्शन एफ फाइंड करेंगे, उसमें जो अगर सीधे पॉइंट्स दे रखेंगे वो पॉइंट हम लिख देंगे तो वो हमारा सीधा आंसर आ जाता है। चलिए उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इवेल्युएट हमें बोला है एफ डी आर, इफ एफ इज अ कंजर्वेटिव यूज द फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल एफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई फ्रॉम 0 to 3 एफ डेल्टा एफ डेल एफ, मतलब कि कंजर्वेटिव फील्ड दे रखी है एफ, पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बोला है लाइन इंटीग्रल एफ डी आर फाइंड करना है। सिंपल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया क्या करने का, कंजर्वेटिव फील्ड है मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल एफ हुआ, डेल एफ हुआ तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला, डेल एफ हुआ तो एफ एक्स मिलेगा हमें, पोटेंशियल फंक्शन के लिए एफ एक्स मिलेगा हमें एक्स वाई स्क्वायर और एफ वाई मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन के लिए हम ले रहे हैं, मतलब दो ही डायमेंशन है, दो ही वेक्टर मिलेगा 0 0 3 3। तो एफ एक्स की वैल्यू मिली एक्स वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई। क्या करते हैं, हमारी जो मेथड करते थे वही एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर का डी एक्स के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट मिलेगा एच वाई, सिर्फ दो ही डायमेंशनल है, जेड है ही नहीं, तो जो कॉन्स्टेंट मिलेगा वो किसका फंक्शन होगा, एच वाई का फंक्शन होगा। तो हमें f मिला क्या, f की वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस एच वाई। अभी इसका क्या करते हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो ये y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, h का हो जाएगा h डैश y, 2 2 कैंसिल, fy की वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच डैश वाई।
इसकी हमारे इनिशियल एफ वाई की वैल्यू के साथ कंपेयर कर दीजिए, इसको हमारे इनिशियल एफ वाई की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ गया, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 0 है, तो एच डेस वाई की वैल्यू मिली 0। एच डेस वाई की वैल्यू मिली 0 मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने पर 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, एच ऑफ वाई हमारा है, एच ऑफ वाई हमारा होगा कांस्टेंट, तभी होगा क्योंकि एक्स का नहीं है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 0 मिल रहा है, मतलब वाई का भी फंक्शन नहीं है तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा एफ, हमें पोटेंशियल फंक्शन एफ मिलेगा कांस्टेंट, एफ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा प्लस सी, हमारा पोटेंशियल फंक्शन मिला। फिर तो क्या है, सीधा हमारा एफ डी आर है, उसकी जगह पे डेल एफ डी आर लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, इसके ऊपर से फंडामेंटल थियरम ऑफ लाइन इंटीग्रल लगा सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, एफ ऑफ आर बी माइनस एफ ऑफ आर ए। आर बी क्या है, आर बी यानी 3 आर ए यानी 0 तो एक्स और वाई की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 और 0 एफ ऑफ 3 एक्स वाई मिला एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस सी लिखने की, अगर आप प्लस सी की फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव करेंगे एक दूसरे में से, तो प्लस सी माइनस सी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे तो जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, उसके ऊपर हमें एक बार 3 वैल्यू लिखनी है एक्स की जगह पे और एक बार 0 तो 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 लिखेंगे तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया 81/2। कोई लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, सिर्फ पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड है तो पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर देंगे और उस पोटेंशियल फंक्शन में हमारे जो पॉइंट दे रखे हैं, एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू पुट करके एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सीधा इंटीग्रल एफ ऑफ डी आर हमें मिल जाएगा 81/2। समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ 2x e रेज़ टू z cos y x स्क्वायर e रेज़ टू z हमें फील्ड दे रखी है, एफ डी आर इफ इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, फाइंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर इंटीग्रल सी। दो पॉइंट भी दे रखे हैं, 1π/2 0 3π log 4, ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं दो, ये हमें कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड दे रखी है। सेम प्रोसेस, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है एफ डी आर, तो एफ की जगह पे लिख सकता हूँ डेल एफ यानी क्या एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा। ये अलग मेथड है आपकी, सिर्फ अगर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने को बोले तो हमें आगे जैसे पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने को मेथड जो मैंने सिखाई थी वो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको सीधा कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो वो मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो इस मेथड से आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से आसानी से आपके सारे के सारे पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। देखिए एफ एक्स डी एक्स, जो हमें एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड मिलते थे, तीनों का विद रिस्पेक्ट टू उनके रिस्पेक्टिवली एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2x e रेज़ टू z जो हमें दे रखा है 2x e रेज़ टू z है, तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x रेज़ टू e रेज़ टू z। c हो जाएगा y z का फंक्शन, c हो जाएगा y z का फंक्शन। उसी तरह से एफ वाई डी वाई है, तो एफ वाई क्या है cos y, उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y जाएगा sin y, प्लस जो कांस्टेंट बनेगा वो किसका फंक्शन होगा, x और z का होगा, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। उसी तरह से एफ जेड का विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर e रेज़ टू z है, तो x स्क्वायर वैसे का वैसे e रेज़ टू z का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज़ टू z ही आएगा, जो कांस्टेंट होगा वो x और y का फंक्शन होगा। चलिए, तो ये सारे f मिले, अलग अलग f मिल रहे, ये सारे मिलेंगे वो क्या हो गए, अलग अलग f हो गए हमारे, अलग अलग f मिलेंगे हमारे। तो इसके ऊपर से f क्या होगा, एक तो x स्क्वायर e रेज़ टू z x रेज़ टू z आ जाएगा, दूसरा प्लस में क्या आ जाएगा, y का फंक्शन sin y आ जाएगा, प्लस ये जो हमारा कांस्टेंट ले रहे थे उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा कांस्टेंट c लिख देंगे। ये जो सारे कांस्टेंट ले रहे थे उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे सीधा कांस्टेंट c हम ले लेंगे, कोई भी हो सकता है x y z का कोई भी कांस्टेंट हम c ले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि
देखिए यहाँ पे जो हमें सारे फंक्शन मिल रहे थे वो z का एक फंक्शन मिल गया, यहाँ से जो मिलेगा वो z का फंक्शन मिला, यहाँ से हमें x का फंक्शन मिला और यहाँ से हमें y का फंक्शन मिला। दो बार है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, अगर अलग यहाँ पे कोई मिलता तो प्लस वो भी कर देते। x और y, x y z तीनों के फंक्शन मिल गए तो बचा हुआ सिर्फ कांस्टेंट ही होगा ना, c, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट c। ठीक है, यहाँ पे सेम आ रहे इसलिए सिर्फ एक बार लिखा, अगर अलग अलग आते तो वो प्लस में वो भी अलग लिख देते। ठीक है, अगर आप समझना चाहे तो समझिए। पहले f के लिए हमें क्या मिल जाए, f का फंक्शन मिलता है, c प्लस कोई y और z के फंक्शन मिल सकते हैं। ठीक है, पहली बार f करेंगे f ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो x का कांस्टेंट कोई फंक्शन मिला प्लस yz का कोई फंक्शन मिलता है, तो yz का फंक्शन में से y का फंक्शन तो हमें सेकंड वाले में मिल गया, y का फंक्शन हमें सेकंड वाले में मिल गया, बचा हुआ x और z का फंक्शन होगा सेकंड वाले में। तो अगर x और z का फंक्शन नहीं मिलता है तो पहले वाले और सेकंड वाले को कंपेयर करूंगा तो x और z का फंक्शन हमें मिलता है x वाली रेस टू z एक, ठीक है, और y का फंक्शन हमें मिलता है sin y। उसी तरह से थर्ड वाले में कंपेयर करूंगा तो x और y का फंक्शन बचता है, तो x और y का फंक्शन एक बार हमें x मिल चुका है और z का फंक्शन सेम वही मिला है और y का फंक्शन भी y में सेम sin y मिल सका है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल चुकी है, x y तीनों के एक एक फंक्शन मिल गए तो बचा हुआ होगा कांस्टेंट। यहाँ पे सेम आया मतलब एक बार लिखेंगे, अलग अलग आता है तो वो अलग अलग लिखते प्लस c लिख देते। यहाँ पे c फाइंड करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो ये प्लस c माइनस में जो भी आएगा वो भी c ही होगा, क्योंकि x y z के फंक्शन है तो प्लस c माइनस c वैसे भी कैंसिल होने वाले, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो डेल एफ डेल आर सीधा फंडामेंटल पोटेंशियल फंक्शन मिल गया तो f की जगह पे लिख सकता हूँ डेल एफ, फिर ये हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम लाइन इंटीग्रल के हिसाब से f में 3 पाई ln4 की वैल्यू, f में 1π/2 0 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आ जाएगा 94 + 0 - 1, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आ जाएगा, सिंपल है, आ जाएगा 34। तो इस तरह से हम फंडामेंटल थ्योरम लाइन इंटीग्रल की मदद से कंजर्वेटिव फील्ड के अगर दे रखी हो तो उसका सीधा लाइन इंटीग्रल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना सीखा, उसकी मदद से सीधा लाइन इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल का हेल्प से कैसे किसी भी चीज़ का इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं वो सीख लिया। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं।